अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आमना और आप देख रहे हैं द मेडशीप। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। वैसे तो आपने बहुत कॉमनली अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में सुना होगा कि किसी को शुगर हो गई है यानी कि डायबिटीज हो गई है, मगर क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस का क्या मतलब है, ये शुगर असल में क्या चीज़ होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस से क्या मुराद है, इसका ये असल में क्या चीज़ है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स, इसके मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस और इसके साइंस एंड सिम्टम्स। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम डायबिटीज मेलाइटस की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स कम हो जाते हैं जबकि ग्लूकोज के लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ये बात भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम डायबिटीज मेलाइटस को मज़ीद प्रोसीड करें, हमें एक और टर्म हाइपरग्लाइसीमिया को कंसिडर करना होगा। हाइपरग्लाइसीमिया से मुराद है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स ज़्यादा हो गए हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हैं। ऐसी और भी बहुत सी डिजीजेज हैं जिनमें ग्लूकोज के लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटस के अलावा भी ऐसी बहुत सी डिजीजेज हैं जैसे कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर पैंक्रियास की सर्जरी, पैंक्रियाटेक्टमी, या फिर कुछ हार्मोनल डिजीजेज लाइक कुशिंग सिंड्रोम जिसमें कॉर्टिसोल्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस जो कि एक्रोमेगैली में और जाइजेंटिज्म इस तरह की चीज़ों में नज़र आती है। तो इन सब बीमारियों में असल में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए जिसमें इंसुलिन का लेवल कम हो, नॉर्मल से कम हो और ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो जो बीमारी सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट की जा सकती है वो डायबिटीज मेलाइटस ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज मेलाइटस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। इससे पहले तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस की मैकेनिज्म क्या है, क्या होता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक पैंक्रियास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीव शेप स्ट्रक्चर होता है, ये लीवर के पास होता है। इस पैंक्रियास के अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स में से ग्लूकागॉन एक हार्मोन रिलीज होता है, जबकि बीटा सेल से एक हार्मोन इंसुलिन रिलीज होता है। डेल्टा सेल से भी एक हार्मोन रिलीज होता है लेकिन वो इस वक्त हमारे टॉपिक में इररेलेवेंट है, हम सिर्फ अल्फा और बीटा सेल्स को कंसिडर करेंगे। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन जो रिलीज होता है, इसका काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को ज़्यादा करना, जबकि बीटा सेल से जो इंसुलिन रिलीज होता है, इसका काम होता है हमारे ब्लड से ग्लूकोज को कम करना। जब बीटा सेल्स किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तब इंसुलिन की सिक्रीजन रुक जाती है या फिर वो कम हो जाती है। जब इंसुलिन की सिक्रीजन कम होती है तो ग्लूकागॉन आराम से अपना काम करता चला जाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता जाता है। यानी कि 2 ऑपोजिट हार्मोन्स ग्लूकागॉन और इंसुलिन हमारी नॉर्मल बॉडी में काम कर रहे होते हैं। तो जब किसी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता क्योंकि बीटा सेल्स जो उसको सिक्रिएट कर रहे थे वो डैमेज हो गए, तो उस वक्त अल्फा सेल्स यानी ग्लूकागॉन रिलीज करने वाले सेल्स ग्लूकागॉन को तो सिक्रिएट करते रहेंगे। इस वजह से ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा होगा और ग्लूकोज ज़्यादा बॉडी में बनेगी और हमारे अंदर ग्लूकोज के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों में एक टग ऑफ वॉर होती है। ग्लूकागॉन चाहता है कि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में रहे, जबकि इंसुलिन चाहता है कि ग्लूकोज ब्लड से निकलकर ऑर्गन्स में चला जाए। ऑर्गन्स में जाने के बाद ग्लूकोज से या तो एनर्जी बन जाएगी या फैटी एसिड्स बन जाएंगे, या किसी ना किसी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ की टाइप्स को, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में हमारी बॉडी में कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। ये ऑटो एंटीबॉडीज हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बिल्कुल ही रुक जाता है और इसी वजह से इन पेशेंट्स को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये पेशेंट्स बिल्कुल भी इंसुलिन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो सिक्रीट हो रही होती है, लेकिन हमारे बॉडी ऑर्गन्स इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन इसके अलावा भी बीटा सेल्स आहिस्ता आहिस्ता फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि उनका फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा होता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इंसुलिन बन तो रही है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आ रही, और हमारी बॉडी की एक आदत है कि अगर कोई चीज़ इस्तेमाल में ना आ रही हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ खुद ब खुद ख़त्म होने लगती है। इसी वजह से बीटा सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन बिल्कुल ख़त्म करते चले जाते हैं। तो ये वाले पेशेंट्स काफ़ी लंबा अरसा इंसुलिन के बगैर भी गुजार लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली इन्हें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है जब इनका बीटा सेल्स बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा सेल फेलियर। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में एक काफ़ी लंबा कंपैरिजन है। जैसे कि अगर हम एज के हवाले से देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ 40 ईयर से पहले होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ 40 ईयर्स के बाद होती है। अगर हम अपीयरेंस के हिसाब से देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़्यादातर थिन होते हैं, लीन होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स अक्सर ओबीज पाए गए हैं। और अगर हम देखें फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से तो फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ में पाई। हम ये देखें कि कौन सी डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है तो हमें पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ 95% है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ ओनली 5% है। इंसुलिन रिक्वायरमेंट टाइप 1 में मस्ट है, जबकि टाइप 2 में आप काफ़ी लंबा अरसा इंसुलिन लिए बगैर भी गुजार सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपनी डाइट को आपने इम्प्रूव किया है तो टाइप 2 में आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन टाइप 1 में आपको इस तरह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रही और असल फॉल्ट तो हमारे बीटा सेल्स में आया है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने से टाइप 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप 2 में इस तरह की चीज़ें से, जैसे अपनी डाइट अच्छी करने से या फिर अपने एक्सरसाइज करने से आपको टाइप 2 में फ़र्क पड़ता है। तो अब हम डायबिटीज़ मेलाइटस की इंसिडेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि डायबिटीज़ किस रेट पे लोगों पे हो रही है, यानी कि ये कितने लोगों को अफेक्ट कर रही है, इसका ग्लोबल रेट इस वक्त क्या जा रहा है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, यानी कि ये सिर्फ एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है बल्कि इसमें कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हैं, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप कंट्रीज़ में पाई गई है। इंसिडेंस की बात करें तो 2015 में 415 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस थी, और इन एनालिसिस की बेसिस पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2040 में 642 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। ये एक नहायत कॉमन डिजीज़ है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड है। अब हम बात करेंगे कि हम डायबिटीज़ मेलाइटस को कैसे डायग्नोज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, इसके लिए हम कौन से टेस्ट करवाएंगे। तो इसमें 3 किस्म के टेस्ट आते हैं। एक तो आता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज में सबसे पहले हम 8 आवर्स के लिए फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाते। फिर उसके बाद हम जब ये टेस्ट करवाते हैं तो इसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को डिटेक्ट किया जाता है, और अगर हमारे ग्लूकोज लेवल्स 126 mg/dL से ज़्यादा आए तो इसे डायबिटीज़ कंसिडर किया जाएगा। दूसरा टेस्ट होता है द रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स, यानी कि हम रैंडमली अपने प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स को चेक करवाएंगे, उन्हें डिटेक्ट करवाएंगे, और अगर ये लेवल्स 200 mg/dL से ज़्यादा आए तो इसको डायबिटीज़ कंसिडर करते हैं, लेकिन ये कोई एक्यूरेट टेस्ट नहीं होता। इसके अलावा एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम 3 दिनों के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, जैसे ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं 3 दिन तक। फिर उसके बाद 8 आवर्स तक हम फास्टिंग स्टेट में रहते हैं। फिर उसके बाद हम एक बहुत ही हाई ग्लूकोज ड्रिंक लेते हैं, और उसके 2 आवर्स के बाद हम अपने ग्लूकोज लेवल को चेक करवाते हैं। अगर ये लेवल्स भी 200 mg/dL से ज़्यादा आए तो इसको डायबिटीज़ कंसिडर करते हैं। इन सब के अलावा भी एक टेस्ट होता है जिसमें हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के लेवल्स देखते हैं, यानी कि HbA1c के लेवल्स हैं। अगर HbA1c के लेवल्स ग्रेटर देन 6.5% हो
तो फिर हम इसे डायबिटीज़ कंसिडर करते हैं। और ये इंतहाई एक्यूरेट टेस्ट है, सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको कोई प्रिपरेशंस नहीं करनी पड़ती, कोई फास्टिंग स्टेट में नहीं जाना पड़ता। तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा क्विक और सिंपल टेस्ट है। इन सब टेस्ट से आपको ये तो पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है? तो ये पता लगाने के लिए दो चीज़ें हैं इन सब टेस्ट। एक तो इसमें होती हैं कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़, जो कि मैंने पहले भी बताया कि टाइप 1 में ऑटो एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और यही वो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो टाइप 1 में ऑटो एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, उसे हम कहते हैं द सी पेप्टाइड मॉलिक्यूल। सी पेप्टाइड मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन के साथ ही बनता है, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रही, और टाइप 2 में इंसुलिन बनती है लेकिन लो अमाउंट में बनती है। इसलिए टाइप 1 में हमें सी पेप्टाइड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और टाइप 2 में हमें सी पेप्टाइड मिलेगा लेकिन लो लेवल में मिलेगा। तो इन दो चीज़ों से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। साइंस एंड सिम्टम्स में एक 3 का ट्रायड याद रखें, जैसे पोलीयूरिया। पोलीयूरिया से मुराद है ज़्यादा यूरिन आना। पॉलीडिप्सिया यानी कि ज़्यादा प्यास लगना। पॉलीफेजिया यानी कि ज़्यादा भूख लगना। ये 3 का ट्रायड तो बिल्कुल याद रखें। अगर मतलब किसी को ये 3 का ट्रायड पूरा हो रहा है तो इसका मतलब कि उसको डायबिटीज़ के लिए अपना चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे स्किन का ड्राई होना, इम्यून सिस्टम का वीक होना जिसकी वजह से पुअर बाउंड हीलिंग का होना, और इसके अलावा हाथों और पैरों का सुन्न होना, यूरिन ज़्यादा आना स्पेशली रात के टाइम, और इस किस्म के और भी सिम्टम्स इसमें मौजूद हैं। और अगर हम डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ की रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो है कि हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो, और इसके अलावा हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ज़्यादा फैट्स हों, और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डल हो, यानी कि उसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना हो। आखिर में डिस्कस करना चाहूँगी 2 टर्म्स को जिनका मैंने वीडियो के दौरान जिक्र नहीं किया। इसमें एक तो है MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 40 ईयर्स के बाद होती है, लेकिन अगर यही टाइप 2 डायबिटीज़ 40 ईयर्स से पहले हो जाए, जो कि आजकल बहुत हो रही है, बच्चों में भी हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जा रही है, तो इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। इसके अलावा एक और टर्म है LADA, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द अडल्टहुड। इसमें ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि 40 ईयर्स से पहले होनी थी वो 40 ईयर्स के बाद भी हो रही है, तो इसको हम कहते हैं LADA, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द अडल्टहुड। यानी कि ये चीज़ें असल में रेयरली होती हैं कि MODY या LADA, रेयरली ऐसा होता है, लेकिन कॉमनली यही होता है कि टाइप 1 40 ईयर्स से पहले होती है और टाइप 2 40 ईयर्स के बाद होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट किस तरह करनी चाहिए, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, और अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो वो सब कुछ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डिजीज़ के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।